हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। 12 ऑफ दिसंबर का करंटली का एपिसोड लाया हूँ। थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ करना, बट कल से मैं टाइमली इसे पोस्ट कर दूंगा। आज हम द डायमेंशन फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे आईआर में। आपको पता है द डायमेंशन फैक्ट्री में क्या होता है। हम टॉपर्स की कॉपी लेते हैं, उनकी कॉपी से क्वेश्चन खुद से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। आप अपने मतलब लेवल पे हम ट्राई करते हैं उसे एक अच्छा आंसर लिख सके, एंड देन फिर टॉपर की कॉपी देखते हैं, उसे सीखते हैं कि वो उन्होंने क्या ऐसा डिफरेंट किया और कैसे उनकी आंसर जो है बेटर है, और कैसे वो वही सेम चीज़ें कम टाइम में कैसे उन्होंने अच्छा किया। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, वैल्यू एडिशन भी हो जाती है। तो हम GS2 में ऑलरेडी पॉलिटी और जो है गवर्नेंस कर चुके थे। कल मैंने पोल डाला था, हमारा 2026 का डेडिकेटेड ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप अपने इन्हीं कॉपीज़ को सबमिट कर सकते हैं डेली बिटवीन 7 to 9 PM, एंड आप अपनी कॉपीज सबमिट करोगे तो उसके साथ साथ आपको आपकी कॉपीज़ भी रिव्यू हो सकती है। और मैं आज से कोशिश करूंगा कि हो जाए रिव्यू, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें होंगी वो मैं शो कर दूंगा, अगर कुछ कमियां रहेंगी तो वो भी बता दूंगा। तो जो पोल डाला तो उसमें व्हाट केम कि पोल के अकॉर्डिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अलावा आईआर जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, हमें करना है आज से। तो पहला क्वेश्चन जो है, मैंने टॉपिक कल ही बता दिया था, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसी पर ये क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड आप द डायमेंशन फैक्ट्री या कह लो TDF जो है, उसमें अपनी जो है कॉपी सबमिट कर सकते हैं। और अभी के लिए आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, एंड हम इसे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे अपने लेवल पे। एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि ट्राई कीजिए। आपके पास लिमिटेड नॉलेज भी है ना, पहले लिमिटेड नॉलेज के लिए तो मैं टॉपिक एक दिन पहले ही बता देता हूँ कि ईजियर हो आपके लिए। अगर फिर भी लिमिटेड नॉलेज है, पहली बार देख रहे हो, तो फिर भी ट्राई करो कि क्या सोच सकते हो, कैसे ब्रेक करोगे। एटलीस्ट स्ट्रक्चरिंग तो कर सकते हो ना यार। स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लास्ट में, एंड देन बॉडी। बॉडी में कैसे हेडिंग्स डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर हेडिंग्स डालना, और उसके अकॉर्डिंग 4-5 पॉइंट्स हर हेडिंग के हिसाब से ब्रेक करके लिखना, और उसको कम शब्दों में मतलब कि कीवर्ड्स को यूज करते हुए एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सो यही होता है ना, स्ट्रक्चरिंग तो सीख लो एटलीस्ट। नए हो, कभी आंसर राइटिंग नहीं किया तो क्या हुआ, ये तो कर सकते हैं। सो देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड स्ट्रक्चरिंग करते हुए आपको मैं कोशिश करूंगा बताने की। A good foreign policy not only builds cordial relation, good foreign policy बस cordial relation नहीं बनाता, ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, ठीक है। इंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी एंड हेल्प सिटीजन्स इन परस्यूट फॉर देयर एस्पिरेशंस, और सिटीजन्स के जो एस्पिरेशंस होते हैं ना, उसको भी फुलफिल करता है एक अच्छा फॉरेन पॉलिसी। तो कोर्डियल इंटरनेशनल रिलेशन तो है ही, ठीक है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, जो सिटीजन्स के एस्पिरेशंस हैं उसको भी ये फुलफिल करता है। ये पहला सेंटेंस है। बट क्वेश्चन का डिमांड, कोर डिमांड क्या है कि हमें प्रिंसिपल्स बताना है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का, साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी बताना है। हाईलाइटिंग द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा है, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, एंड पहले तो प्रिंसिपल, एक तो हेडिंग प्रिंसिपल होगा, एंड दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है। और इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना है कि कैसे ये दोनों चीज़ों से फुलफिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक करना, इसको हल्के में मत लेना, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे लिंक किया जाता है, ठीक है। सो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो है, या इन दो चीज़ों से हमें बताना है कि बस कॉर्डियल इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं बना रहा है, अच्छे रिलेशंस हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ नहीं बस बन रहे हैं, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहे हैं, और जो सिटीजन्स के एस्पिरेशंस हैं हमारे कंट्री के, उनको भी हम फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। या फॉरेन पॉलिसी जो है क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उस हिसाब से हम चीज़ें लिख सकते हैं। देन बॉडी में आएंगे, तो बॉडी में एक हेडिंग प्रिंसिपल्स का बनेगा। क्या क्या है इंडिया का प्रिंसिपल, सोचते जाओ, जो जो दिमाग में आता है। सिविलाइजेशनल एथोस होगा, क्या होता है सिविलाइजेशनल एथोस, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक सिविलाइजेशन को होता है। इंडिया एज अ कंट्री 70-75 साल है, बट एज अ सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट मेरे हिसाब से तो ओल्डेस्ट है हम, बट अगर दुनिया के हिसाब से मानो तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, मतलब इजिप्ट को माना जाता है सबसे पुराना। सो ऑल टुगेदर सिविलाइजेशनल एथोस जो है, जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। तो क्या है, मतलब पूरे धरती को हम मानते हैं,
2-3 हज़ार साल पहले से ही हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है वेदास में कि धरती, पूरी धरती, या कह लो पुराण कह लो कि, या उपनिषद जो भी है उस कह लो कि पूरी धरती या पूरी धरती ही हमारी फैमिली है, मतलब पूरी धरती के लोग। तो ये हमारा सिविलाइजेशनल एथोज है। और भी जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे टेक्स्ट में हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर पंचशील जो है आपको पता होगा थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो, जिसको पंडित नेहरू बहुत प्रमोट करते थे, कि उसके 4-5 प्रिंसिपल हैं कि मतलब कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो इंटरनल जो मतलब इश्यूज़ हैं उसमें हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए एज अ कंट्री, ठीक है। पीस जो है, रीजनल स्टेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे मैं जनरेट सीधे तौर पे कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मल्टीलैटरलिज्म की बात कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ बना रहे इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको भी बात कर सकते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं जो कि पंचशील का ही पार्ट है, सोवरेन जो इक्वालिटी हो, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट प्रिंसिपल दिखा दोगे, ठीक है, तो और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दोगे। आर्टिकल 51, ठीक है, उसके अंदर हम शो कर सकते हैं जो डीपीएसपी है, इंडिया का फॉरेन रिलेशन। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में कितनी सारी चीज़ें हैं, नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड करना, यही क्वेश्चन के डिमांड में था ना, कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी, और हम दिखा देंगे कैसे हम नेशनल सिक्योरिटी अचीव करते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइना, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशन कहीं कहीं चाइना के साथ भी अच्छे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना तो हम दोनों साथ आ जाते हैं, WTO जब होता है हम दोनों साथ आ जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये भी होगा। फोस्टरिंग रीजनल जो है स्टेबिलिटी, हमारा ये पर्पस है। इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। देन सिटीजन का एस्पिरेशंस, ये कीवर्ड था, हमें कैसे सिटीजन्स के एस्पिरेशंस एज एन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। तो जो डायस्पोरा है उनके इंटरेस्ट को हम फुलफिल करते हैं। आपको पता है ना कितनी बार जो युद्ध हुए हैं जिसमें हम सेफली, हमारे जो डायस्पोरा के लोग फंस गए थे उनको उठा के लाए, मतलब सेफली उनको सुरक्षित अपने घर लाए। देन मोबिलिटी जो है, डिफरेंट पार्टनरशिप, जो आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है तो वहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं। या जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं उनके साथ, उनके लिए इंडिया में आना जाना, ये सब मोबिलिटी बेटर कर रहे हैं। देन वी कैन सो स्किल जो है कॉपरेशन, मतलब कि एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनके साथ, जापान है, जर्मनी है, ठीक है, तो हम अपने लोगों को ना स्किल्ड बना रहे हैं। फिर जो इंडिया का ग्लोबल स्टांस है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मोदी जी की वजह से बढ़ा है, तो उसको भी बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन कंक्लूड कर दो कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है वो विकसित, मतलब नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ 10 ऐसे कर सकते हैं जो चीज़ें फुलफिल हुई इस क्वेश्चन में वो शो कर सकते हैं ऐसे, या किसी तरीके से आप और तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे ये दिखाना है कि इन्होंने अपने आंसर को कैसे लिखा है। जो हमारे टॉपर है, इन्होंने एस जयशंकर का स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो है नेशनल इंटरेस्ट, एक मिनट, हाँ, एस जयशंकर डिफाइंस फॉरेन पॉलिसी एज डिप्लोमेटिक टूल्स टू फोर्ज convergence and manage divergence, to forge convergence and manage divergence to promote national interest, ठीक है, बहुत सुंदर। प्रिंसिपल्स पे बात किया, सिविलाइजेशनल एथोस पे बात किया इन्होंने, वासुदेव कुटुंबकम है, ठीक है, ये हाँ, रशिया के साथ रिलेशन, यूएस के साथ रिलेशन, चाइना के साथ रिलेशन, सब जो मेजर पावर्स हैं। फिर गांधी जी का पॉलिसी जो है नॉन वायलेंस वाला अहिंसा, जो मोदी जी भी बोलते आ रहे हैं कि वॉर जो हो रहा है बिटवीन रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास के बीच में हो रहा था, तो ये एरा नहीं है वॉर का, तो वही नॉन वायलेंस वाला जो हमारा, और हम डिप्लोमेसी जो प्रमोट करते हैं उसको भी शो कर सकते हैं। और कौटिल्य का मंडल थ्योरी, जिससे हम जो पाकिस्तान है या चाइना है उसको कैसे टैकल करते हैं उसे भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का, तो बहुत सारे आपको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो ये डायग्राम अच्छा है, इनहेंस एंड डिलीवर, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम बनने की कोशिश करें, या एशियन सॉलिडारिटी की भी हम बात करते हैं, एशियन सेंचुरी कह लो, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की भी बात कर ही चुके हैं। देन कंक्लूड इन्होंने कर दिया, आप इनके आंसर देख सकते हो, ठीक है, आपके सामने ही है। बाकी ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप पे जा सकते हो। अगर आप पुराने हो तो डेफिनेटली आज से आंसर लिखिएगा, मैं इसको रिव्यू करूंगा, ठीक है। आते हैं आज के आर्टिकल्स पे, टोटल 6 आर्टिकल्स हैं जिसमें कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग है, कुछ अपडेट देना है बांग्लादेश को लेकर, ठीक है। देन जो पाकिस्तान ने
मतलब पाकिस्तान का डील हुआ है विथ यूएसए कि F-16 पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो F-16 क्या है इसको भी देखेंगे। देन वी हैव मैक्सिको ने टैरिफ्स लगाया है जिससे इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे भी कवर करेंगे। देन ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड है, जो नया वीज़ा उनका तरीका है, उसको भी हम देखेंगे। फाइन। एंड उसके अलावा वी हैव 2 ब्यूटीफुल आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, जो कि एडिटोरियल से मैंने लिया है कि कैसे एजुकेशनल कॉस्ट जो है ना बढ़ गया है 2 रीजन्स की वजह से। एक तो प्राइवेट स्कूलिंग एंड दूसरा जो ट्यूशन्स हैं, ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन्स। तो देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो कर्नाटका का नया हेट स्पीच वाला कानून जो इंट्रोड्यूस हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसमें इश्यूज क्या हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही टोटल आज के आर्टिकल्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैक्सिको ने जो है टैरिफ्स, इंपोर्ट टैरिफ्स, उसको एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड करने का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उसको बढ़ाया है 5 to 50%। सो बेस समझो कि इस चीज़ का कंटेक्स्ट ये समझा देता हूँ कि FTA नहीं है जिन कंट्रीज़ के साथ मैक्सिको का, नॉर्थ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है अलॉन्ग विथ USA एंड कनाडा। तो जिन कंट्रीज़ के साथ FTA साइन नहीं कर रखा है ना मैक्सिको, तो उनके ऊपर 5 to 50% टैक्स लगाएगा। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसी कड़ी में लग रहा है कि मैक्सिको भी उसी रास्ते जा रहा है। एंड काइंड ऑफ मुझे लगता है कि उनको खुश करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इंडिया का FTA नहीं है मैक्सिको के साथ, हमारा बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ बातचीत चल रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया न्यूजीलैंड, ठीक है, EU, ठीक है, एंड ओमान के साथ भी होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हो रही, बट मैक्सिको के साथ नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एंड ऑटो जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यही इस पूरे आर्टिकल में हम करेंगे। सो लेट अस सी मैक्सिको ने क्या किया है कि टैरिफ जो है ना 5 to 50% ऑन नॉन FTA पार्टनर्स पे लगाएगा इंक्लूडिंग इंडिया। फर्स्ट इम्पोज इन अप्रैल 2024 फॉर 2 ईयर्स, पहले भी इम्पोज कर चुका है जो कि अप्रैल 2024 से 2 साल के लिए लगा। नौ उसको एक्सटेंड करने वाला है फ्रॉम जनवरी 1 to 2026। तो इसको एक्सटेंड जो करेगा 2026 के जनवरी से लगेगा। एम क्या है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मैक्सिको कह रहा है बचाएगा एंड रिड्यूस करेगा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है। ठीक है, वाई इंडिया इज अफेक्टेड हम देखेंगे। दो द टोटल एक्सपोर्ट्स टू मैक्सिको आर जस्ट 1.3% ऑफ इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। सिंपल समझो, इंडिया का जो ग्लोबल जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिको को 1.3% ही हम मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कम है ये। सर्टेन बट क्या होगा, सर्टेन सेक्टर्स रिलाई हैविली ऑन मैक्सिको के मार्केट पे। जो हमारा सर्टेन सेक्टर्स है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो हैविली रिलाई करता है। तो जो इंपोर्ट होता है, तो क्या इंपोर्ट टैरिफ बढ़ता है, तो क्या हम जो अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा चार्ज अगर वहाँ के कंट्री के लोगों को करना पड़ा तो क्या होगा, उनके लिए महंगा हो जाएगा। और महंगा हो जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो घट जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू मैक्सिको जो है ना 5.7 बिलियन होता है और सरप्लस होता है, हम यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। ऑटो सेक्टर की अगर बात की जाए तो मोटर कार्स पार्ट्स जो है उनको मिला दो तो 1.5 बिलियन $US हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू मैक्सिको, जो कि 25% टोटल एक्सपोर्ट का है। सो वाई ऑटो सेक्टर फेसेस द हाईएस्ट रिस्क, देखो मार्केट डिपेंडेंस के हिसाब से देखें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू मैक्सिको, ऑटो सेक्टर्स की बात करूंगा। मैक्सिको अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स। हम जितना भेज रहे हैं, भारत जितना ग्लोबल जो ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उसमें 10% जो है ना मैक्सिको को जा रहा है। देन मैक्सिको कॉन्स्टिट्यूट्स 12% ऑफ इंडियाज मोटरसाइकिल। हम जितना मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 12%। लेट मी सी कि ये डेटा सही है। मैक्सिको अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ इंडियाज टोटल ऑटो एंड ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट्स एंड मैक्सिको कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 12% ऑफ इंडियाज मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो तो अगर हमारे प्रोडक्ट मैक्सिको में महंगे होंगे तो इसका हमारे प्रोडक्ट के जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि इसकी कॉम्पिटिटिवनेस खराब होगी, घटेगी। ठीक है, सो ये एक इशू है जिसे हमें देखने की जरूरत है। ओवरऑल उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, बट इस हिसाब से देखें तो फर्क पड़ेगा। बस यही समझाना था। बांग्लादेश में इलेक्शन होगा ऑन विच डेट, Feb 12, 2026। ये अनाउंस किया है बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने। 2 डेवलपमेंट्स है जिस पे मुझे बात करना है। पहला है, बांग्लादेश हैज अनाउंस्ड इट्स नेक्स्ट नेशनल इलेक्शन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम। एक तो नेशनल इलेक्शन होगा 12
फरवरी 2026 को, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी होगा। रेफरेंडम क्या होता है, बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसा ओकेजन होता है व्हेन ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट ऑन अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। एक किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे कंट्री के सारे लोग, मतलब जो एलिजिबल हैं, दे कैन वोट, उसको रेफरेंडम कहते हैं। वोटिंग क्या होता है, वोटिंग जो है वो है इलेक्शंस के लिए होता है, जो नेशनल इलेक्शन है ना, कि सरकार किसकी बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल इलेक्शन होगा, कौन आएगा सत्ता में, कौन संभालेगा सत्ता बांग्लादेश में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम जो होगा वो इसलिए होगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाह रही है बांग्लादेश की अभी की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, तो उस पर बांग्लादेश के लोगों की राय मांगी जाएगी, और दोनों चीज़ें सेम डे ही होंगी, ठीक है। शेख हसीना आपको पता है, वो उनको निकाल दिया गया, उनकी पार्टी जो है अवामी लीग, उनको बैन कर रखा है, और वो भारत में है अभी। तो ऑल टुगेदर बांग्लादेश कंप्लीटली कह लो पॉलिटिकल टर्मोइल कह सकते हो, उस स्थिति में है। लेट अस सी कैसे वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवा पाती है। तो 13th नेशनल इलेक्शन है बांग्लादेश का। दिस विल बी बांग्लादेश सेकेंड इलेक्शन इन 26 मंथ। 26 महीनों में ये दूसरी बार इलेक्शन बांग्लादेश होगा। और द स्केड्यूल कंप्लीट्स द प्रोसेस दैट बिगेन आफ्टर हसीनाज आउस्टर ऑन अगस्त 2025, ठीक है। 2024 होगा, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, आई मीन इसको मैं ठीक कर दूंगा। फॉल ऑफ शेख हसीना नहीं, 25 में ही होगा, ओके ओके, ठीक है, होता है, फैक्चुअल है। सो रेफरेंडम ऑन जुलाई, मेरे हिसाब से 24 होनी चाहिए, ये न्यूज़पेपर में भी गलत दे रखा है। अच्छा, एक साल पूरा हुआ 5 अगस्त को 2025 को, हाँ 24 ही होगा, एक साल पूरा किया 5 अगस्त 2025 को, जो एंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है। रेफरेंडम ऑन जुलाई चार्टर देखो तो रेफरेंडम ऑन सेम डे होगा 12 ऑफ 2026। जुलाई चार्टर क्या है, तो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एम्ड एट अमेंडिंग द 1972 कॉन्स्टिट्यूशन। बांग्लादेश की खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इफेक्ट में आई थी 16 ऑफ दिसंबर 1972, ठीक है। तो उसी में जो चेंजेस होंगे उसी पे रेफरेंडम करवाना चाह रही है अभी जो करंट एंटरिम गवर्नमेंट है। अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2025 बाय द नेशनल कंसेंसस कमीशन विद सपोर्ट फ्रॉम 25 पॉलिटिकल पार्टीज intended to reshape Bangladesh political framework and reinforce democratic reforms। So देखिए क्या होता है इसमें, क्या चेंजेस आएंगी, देखेंगे क्या क्या है, और ज़्यादा ये क्लियर होगा विद इन फ्यू डेज। बट एक अच्छी बात है कि कम से कम इलेक्शन हो रहा है, बट इलेक्शन हो रहा है तो उसमें अवामी लीग जो है, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा सालों तक राज करने वाली पार्टी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इट विल रेज क्वेश्चन ऑन दी फेयर कह लो या फ्री इलेक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है। लेट अस गो टू द थर्ड आर्टिकल, यूएस लॉन्चेस ट्रम्प गोल्ड कार्ड, ठीक है। देखो क्या है ट्रम्प गोल्ड कार्ड, बता देता हूँ। अ वीजा कैटेगरी बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल बेनिफिट टू यूएस। सिंपल समझो कि ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड है ना, देखो पहले वीजा क्या होता है, मुझे जाना है यूएस, तो यूएस में मैं विजिट करूंगा, तो जो जिस कंट्री में विजिट कर रहा हूँ ना, वो एक अथॉरिटी देता है, ठीक है, कि लीगली मैं इंटर कर सकूँ, इतना पता होगा वीज़ा के बारे में। तो यूएस ना उसी में एक नया चेंज कर रहा है, जो ग्रीन कार्ड हुआ करता था, मतलब कि उसी के तर्ज पे, उसी से सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन कार्ड के, जो कि एक तरह से आपको परमानेंट रेसिडेंसी जो है यूएस में मिल सके, तो उसी तर्ज पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये धनवान लोगों के लिए है, जो दूसरे देशों के धनवान लोग हैं ना, वो आके कंट्रीब्यूट करेंगे यूएस जो है इकोनॉमी में, तो उन लोगों के लिए है। ये ट्रांजिशन फेज है कि परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी एंड देन फिर सिटीजनशिप उनको मिलेगी, ठीक है। सो डिजाइन टू ब्रिंग हाई स्किल्ड हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज मे नॉट क्वालिफाई अंडर एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन रूल्स, ठीक है। कॉस्ट कितना होगा इस ट्रम्प गोल्ड कार्ड का, अगर किसी को लेना है, 1 million फॉर एन इंडिविजुअल एप्लीकेंट एंड 2 million फॉर अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है, समझ गए। 1 million आपको देना पड़ेगा, एंड आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे ये सब भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो परमानेंट रेसिडेंसी मिलने का एक तरीका है, और इससे यूएस जो है खजाने में भी पैसे जाएंगे। 1 million बहुत होता है यूएस डॉलर, मतलब अगर देखो तो, ठीक है। तो यही है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब एक पाथवे है यूएस सिटीजनशिप पाने का। पहले तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी ऑथोराइज की जाएगी एंड देन आपको मिलेगा सिटीजनशिप,
ठीक है, पैसे देकर। अब आते हैं फोर्थ आर्टिकल ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं और फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि 6 to 14 ईयर्स अंडर आर्टिकल 21A एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 एम्स फॉर यूनिवर्सल स्कूलिंग अप टू सेकेंडरी, जो लेवल है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 21A नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। मुझे ये बताना है आपको, आपसे पूछना है कि बताओ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मतलब कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? एक और क्वेश्चन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था, मूव कराया गया था, दोनों बताना है, ठीक है। सो अभी जो है नेशनल सैंपल सर्वे 80th राउंड, जो कि 22-23 ईयर को मतलब कवर करा, वो आया है एंड उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे इंडिया का जो एजुकेशनल कॉस्ट है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। shows household facing high and rising educational expenditure driven mainly by the private schools and private coachings, इस दोनों को सेंटर में रखेंगे। weakening the equity goals of public education, so household facing high and rising educational expenditure, जो हाउस होल्ड्स है ना, मतलब घर जो है, हाउस होल्ड समझते हो ना, मतलब फैमिलीज कह सकते हो, तो वो कैसे फेस कर रहे हैं मेनली प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट कोचिंग की वजह से। जो कॉस्ट बढ़ गया है ना एजुकेशन का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्विटी जो हमने सोचा था कि सबको एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, उस पर्पस को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें रुकावट आ रही है। सो क्या है नेशनल सैंपल सर्वे 80th राउंड में, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं। नेशनल इनरोलमेंट अगर देखो नेशनल लेवल पे 56% जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है। 39.1% प्राइवेट अनएडेड और 11.3% प्राइवेट एडेड। अब देखो प्राइवेट एडेड का सिंपल मतलब होता है कि सरकार ना थोड़ा बहुत जो है एड कर रही है, मदद कर रही है, चाहे टीचर्स के पैसों को लेकर हो, मतलब उनके वेतन को लेकर हो, या ऑपरेशनल कॉस्ट, कुछ मतलब थोड़ी बहुत मदद कर रही है। तो 11.3% ऐसे स्कूल्स हैं, मतलब एनरोलमेंट्स ऐसे स्कूल्स में हैं, एंड 31.9% प्राइवेट अनएडेड, जहाँ पे कोई मदद नहीं मिल रही है, ऐसे स्कूल्स में बच्चे इनरोल कर पाते हैं, ठीक है। एंड प्राइवेट शेयर जो है ना स्टीडीली बढ़ रहा है। अर्बन प्रेफरेंस इज स्टार्क, मतलब प्राइवेट इनरोलमेंट जो है अर्बन में 51% है, बहुत हाई है। वहीं रूरल में जो प्राइवेट इनरोलमेंट, मतलब प्राइवेट स्कूल्स चाहे एडेड हो अनएडेड हो, वो 24.3% है, ठीक है। जेंडर गैप परसिस्ट। अब यहाँ पे जेंडर गैप का भी इशू है कि जो रूरल प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें 34% बॉयज़ पढ़ते हैं, एज गर्ल की कंपैरिजन अगर की जाए तो 29.5% है। सो ओवरऑल ट्रेंड देखो तो फैमिलीज ऑप्ट फॉर प्राइवेट स्कूल्स डिस्पाइट फ्री गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। सिग्नलिंग इरोडिंग ट्रस्ट इन पब्लिक एजुकेशन, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जो पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकार जिसे मतलब कि चला रही है, उसमें इंटरेस्ट लोगों के ख़त्म हो रहे हैं, मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या मल्टीपल रीजन्स है उसके पीछे। आते हैं कॉस्ट ऑफ स्कूलिंग, शार्प गवर्नमेंट प्राइवेट एंड रूरल अर्बन डिवाइड, इसमें देखने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में एनुअल फीस जो है कितना लगता है, रूरल इलाके में 823 रुपीज़ से लेके एनुअल फीस है, मतलब पूरे साल की फ़ी है 7000, मतलब प्राइमरी लेवल से हायर सेकेंडरी लेवल तक, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, एंड हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी कौन सा क्लास होगा, 11th 10+2, ठीक है। तो उसकी फ़ी की कंपैरिजन एनुअल फ़ी की जाए तो 823 से शुरू होता है और 7308 रुपये तक। अर्बन की बात की जाए तो 1630 रुपये से शुरू होता है, 7044 रुपीज़ तक जाता है। अब ये तो गवर्नमेंट स्कूल, मतलब सरकार की स्कूल की बात हो रही थी। प्राइवेट स्कूल में अगर एनुअल फीस की बात करो तो यहाँ से शुरू होता है प्राइमरी लेवल से 7898 रुपीज़ से 33,567 रुपीज़। एंड अर्बन की बात करो तो मतलब प्राइवेट स्कूल रूरल इलाके में की बात करो और अर्बन की बात करो तो ये है। देखो ये सब लिख नहीं पाओगे, परसेंटेज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इतना डेटा नहीं याद रहता है जो आप यूपीएससी मेंस में लिख पाओगे। मैं बस बताने के लिए शो कर रहा हूँ। की इनसाइट क्या है कि अर्बन प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूलिंग कॉस्ट आर अप टू 10x रूरल गवर्नमेंट स्कूलिंग मैसिव अफोर्डेबिलिटी गैप। सो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग कॉस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
ओके, अब हम चलते हैं कोचिंग का। दूसरा चीज़ है कोचिंग का एक्सप्लोजन। तो प्राइवेट कोचिंग टेकन बाय 25%, 25.5% इन रूरल जो एरियाज, एंड अर्बन जो है 30.7 अर्बन। मतलब कि अर्बन इलाकों में, अर्बन एरियाज में जितने बच्चे हैं उसमें 30.7% बच्चे जो है ना कोचिंग ले रहे हैं अलग से। स्कूल तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ कोचिंग्स ले रहे हैं। और ये रूरल में 25.5% है। मच हायर इन हायर क्लासेस इन अर्बन एरियाज। और ये बहुत ज़्यादा हाई है कोचिंग लेना इन हायर क्लासेस जिनकी इनकम ज़्यादा है एंड अर्बन एरियाज के हैं वो। सो कोचिंग हैज़ बिकम अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, रिड्यूसिंग स्कूलिंग टू अ क्रेडेंशियल रेदर देन अ लर्निंग सोर्स। सो कोचिंग है ना सप्लीमेंट्री, पहले सप्लीमेंट्री मानते थे, सप्लीमेंट्री तक नहीं रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। अभी सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, ठीक है। स्कूलिंग की जगह पे स्कूलिंग जिसको प्राइमरी होना चाहिए था, बच्चे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कोचिंग के टीचर से पढ़ने पर, ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेकर। बस स्कूल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन इसलिए करवाते हैं सो दैट जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ना बोर्ड का, ये सारी चीज़ें वो मतलब कवर कर पाए। मतलब उस बोर्ड के जो सर्टिफिकेट्स डिग्रीज होते हैं ना उसी के थ्रू मिलते हैं ना, कोचिंग के थ्रू नहीं मिलते। अब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जो इनक्वालिटी है ना, इन दो मेन रीजंस की वजह से, प्राइवेट स्कूल्स का नंबर बढ़ना और दूसरा प्राइवेट कोचिंग्स का नंबर बढ़ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनक्वालिटी बढ़ता जा रहा है। और जो पर्पस था आर्टिकल 21A का वो डिमीन हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है। हायर इनकम हाउस होल्ड डोमिनेट प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग। गवर्नमेंट स्कूल्स इंक्रीजिंगली सर्व लो इनकम हाउस होल्ड ओनली। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको दिखेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल जो है ना लो इनकम स्कूल के लिए, लो इनकम जो फैमिलीज हैं उन्हीं के लिए, ठीक है। देन वी हैव पुअर फैमिलीज कट, इसको क्या हुआ, अरे भाई इन वक्त पे इसको भी जाना था। चलिए कोशिश करते हैं, मैं दिखाता हूँ। पुअर फैमिलीज कट एसेंशियल कंजम्पशन टू अफोर्ड एजुकेशन, ठीक है, वर्सनिंग। सो पुअर फैमिलीज कट एसेंशियल कंजम्पशन टू अफोर्ड एजुकेशन, ठीक है, वर्सनिंग इंटर जनरेशनल पॉवर्टी को भी ये लीड ले रहा है। तो पुअर फैमिली क्या करते हैं, एसेंशियल कंजम्पशन जो मतलब जो उनको और चीज़ें की सुविधाएं उनको रोक देते हैं ताकि एजुकेशन अफोर्ड कर पाए। और इससे क्या होती है, जैसे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप हेल्थ केयर को साइड कर देते हो और बच्चों की पढ़ाई हो सके अच्छे से, ठीक है। तो पॉवर्टी की तरफ आपको ये धकेलता है। एजुकेशन नो लॉन्गर एक्ट्स एज अ लेवलर, इट इज़ बिकमिंग अ रिप्रोड्यूसर ऑफ इनइक्वालिटी। जहाँ पे ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था। कहा जाता है ना, सबसे बहुत दुनिया में जितने भी तरीके हैं, आपको अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो सबसे आसान तरीका एजुकेशन है। तो एजुकेशन ऐसा सोचा जाता है, बट हो क्या रहा है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। यही इस आर्टिकल में पूरा डिस्कस किया गया। चलते हैं हम फिफ्थ आर्टिकल, कर्नाटका में हेट स्पीच को लेकर जो है हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन ली जा सके, तो एक बिल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसपे बहुत हंगामा मच रहा है। हम देखेंगे क्या इशू है उसके अंदर। इसी बिल के बेसिस पर, इसी बिल में जो इश्यूज हैं उसे दिखाने की कोशिश की जा रही इस एडिटोरियल जो है एक मिनट, हाँ, इस एडिटोरियल के थ्रू, ठीक है। हम देखते हैं क्या है। सो बेसिकली आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा जो अधिकार है डिसेंट का, ये सब कहाँ से आता है, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, ये फंडामेंटल राइट है ना हमारा। अब इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि जो है देश की नेशनल जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर बना रहे। अब हेट स्पीच जो है वो एक खतरा है, ऑल्दो मतलब ये कहा जाता है ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगने चाहिए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर रहे, हमारी जो फ्रेटर्निटी है, ये सारी चीज़ें इंश्योर रहे। अब हेट स्पीच क्या है कि टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडिया में कोई ऐसा नेशनल लॉ डायरेक्ट नहीं है जो कि स्पेसिफिकली इसी को डील करे। बहुत सारे ऐसे लॉज आ चुके हैं जो कि स्कैटर्ड है और उसके थ्रू हम हेट स्पीच के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, जैसे कि BNS 2023 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, SC/ST एक्ट जो है वो हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो लॉज हैं उसी से हम डील करते हैं हेट स्पीच। कोई स्पेसिफिक एक लॉ नहीं है जिससे हम हेट स्पीच को
डील करते हैं। तो कर्नाटका ने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो एक लॉ लाया है। Karnataka has introduced the Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2025, aiming to curb rising hate speech and targeting of communities. The editorial argues that despite good intentions, the bill's vague definitions and sweeping powers pose a serious threat to free speech and individual liberty. वही आर्टिकल 19 1A की मैं बात कर रहा हूँ। सो बिल जो है वेग डेफिनेशन है बिल के अंदर एंड स्वीपिंग पावर्स पोज करता है। गवर्नमेंट को इस मतलब मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कई बार हुआ है ना, मिसयूज करने की बात कही गई है, तो वैसा ही मुझे साउंड करता है। मतलब इस एडिटोरियल के थ्रू ये बता रहे हैं कि कैसे मिसयूज किया जाएगा। तो बिल यूजेस अनडिफाइंड एंड सब्जेक्टिव टर्म्स, मेकिंग इन्फोर्समेंट आर्बिट्रेरी। सो सिंपल है। सो although the bill defines hate speech as expression intended to cause injury, disharmony, enmity, hatred or ill will, but critics जो है ना वो ये point out करते हैं कि जो central term है hatred itself remains undefined। अब जो बिल में hatred word यूज किया गया, डिफाइन किया है hate speech को, बट hatred word जो है ना वो undefined है। और ill will, injury, disharmony ये सारी चीजें ना मतलब कंसिडर्ड ओपन टू वाइड इंटरप्रिटेशन। अब इसका वाइड इंटरप्रिटेशन किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे जो है ना स्टेट इसको मिसयूज कर सकती है। ठीक है, तो ये इशू जो है इसको दिखाया गया है। सो अनडिफाइंड एंड सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, मेकिंग इन्फोर्समेंट आर्बिट्रेरी, गवर्नमेंट जो है ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे इसका मिसयूज कर सकती है। इट गिव्स द स्टेट ब्रॉड अथॉरिटी टू डिटरमाइन व्हाट क्वालिफाइज एज हेट स्पीच। Such wide powers increase the risk of political misuse against dissent or criticism। वही बातें हैं। Legitimate speech could be criminalized unnecessarily, ठीक है, beyond what is needed for public safety। So simple है कि जो legitimate speech जो मतलब against भी रहेंगी ना, जो सही तरीके से भी दी जाएंगी ना, उसको भी मिसयूज किया जा सकता है, जिस तरह से इस लॉ को लाया गया है जिसमें क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया हर कीवर्ड को। Legitimate existing laws already cover incitement and violence, making a separate expensive law redundant। So already existing laws हैं, already cover करती है incitement and violence, जो hated speech, जो hate speech होता है जिसके थ्रू दो कम्युनिटी के बीच में जो बोलते हैं ना दंगा टाइप का करवाने का, ऐसे ऐसे बयानबाजी होते हैं खास करके इलेक्शंस के टाइम में, ऑलरेडी उसके लिए लॉ है RPA 1951। उसी को हम अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम इस इशू को कर्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा और लॉज हम बढ़ाते जाएंगे तो ये लोगों के इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेकिंग अ सेपरेट एक्सपेंसिव लॉ रिडंडेंट, द बिल प्रायोरिटाइज ऑप्टिक्स ओवर सब्सटेंस। तो एडिटोरियल का कहना है, मेरा नहीं है, कि ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है कि बिल देखने में लुक्स जो है अच्छा लग रहा है कि जो सरकार है बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है हेट स्पीच के अगेंस्ट, बट सब्सटेंस जो है ना मतलब कि वो मतलब कि एक्चुअल कंटेंट ऐसा है कि जिस पर्पस के लिए ला रहा है। देखो पहला ही चीज लिखा है कि गुड इंटेंशंस डू नॉट नेसेसरली लीड टू गुड आउटकम्स, पहला ही सेंटेंस है एडिटोरियल आर्टिकल का। सो थिंग इज कि देखने में अच्छा लग रहा है बट सब्सटेंस में नहीं अच्छा। थ्रेटनिंग फ्री स्पीच मोर देन एड्रेसिंग द हेट क्राइम। सो यही है इसका। हम इसे इसलिए जान रहे हैं कि मे बी हमारे पॉलिटी सेक्शन में GS2 में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो स्टेट लॉ है बट यू नेवर नो, तो हमें थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। देन वी हैव USA क्लियर्स $686 million F-16 सपोर्ट डील फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान को F-16 जो है ना इन न्यूज़ बिकॉज US हैज़ अप्रूव्ड अ मेजर सस्टेनमेंट पैकेज फॉर पाकिस्तान एग्जिस्टिंग F-16 फ्लीट। ठीक है, तो F-16 जो है ना उसको लेकर डील हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड US, और US का कहना है कि इससे जो पावर बैलेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया में उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, विच इंडिया मॉनिटर्स ड्यू टू रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अब F-16 क्या है प्रीलिम्स के लिए जान लेते हैं। 4th जनरेशन फाइटर जेट है US का। इसका मल्टी रोल है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल का क्या मतलब हो गया, एयर टू एयर भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, एयर टू ग्राउंड भी मिशंस में इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन है एंड बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी ये है, ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है ये, इसको और ज़्यादा US जो है प्रोवाइड कराएगा। यही है पूरा आर्टिकल आज का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डायमेंशन फैक्ट्री के क्वेश्चन को आप आंसर कीजिएगा एंड भेजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।
बाय, टेक केयर। कल का टॉपिक मैं आपको दे दूंगा आज ही।